नमस्कार साथियों। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण के कार्य में प्रगणक द्वारा भवन और जनगणना मकान की पहचान में समस्या आ रही है कि दोनों में अंतर क्या है, किसे भवन माना जाए और किसे जनगणना मकान। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह वीडियो प्रगणक साथियों की सहायता के लिए तैयार किया गया है, जिसमें हम भवन और जनगणना मकान के संदर्भ में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी की बात करें तो भवन क्या है और जनगणना मकान क्या है। आमतौर पर 4 दीवार और एक छत के साथ जमीन पर एकल संरचना को भवन कहते हैं। सामान्य कदकाठी वाले व्यक्ति के रहने, रुकने तथा पहुंच के लिए प्रावधान होना चाहिए। कभी कभी भवन में एक से अधिक संगठक इकाइयां हो सकती है। इन संगठक इकाइयों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है: निवास, दुकान, व्यापार, कार्यालय, कारखाना, वर्कशॉप, वर्कशेड, स्कूल, मनोरंजन स्थल, पूजा स्थल, गोदाम, स्टोर आदि। एक से अधिक उपयोग में भी लाया जा सकता है, जैसे कि आवास, सह दुकान। यानी हम साधारण शब्दों में कहें तो एक भवन में एक से अधिक इकाइयां जिनमें निम्न कार्य इनमें से कोई भी कार्य हो सकते हैं और वह एक से अधिक उपयोग में भी आ सकते हैं, उन सभी को हम भवन कहते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं कि भवन जो है, इन भवन की अलग अलग प्रकार की छत हो सकती है। तो ये सभी जो है भवन के रूप में यहाँ पर जाने जाएंगे। इन आकृतियों को आप एक बार देख सकते हैं कि जैसे कच्ची झोपड़ी है तो यह भी भवन के रूप में ही जानी जाएगी। भवन के विभिन्न उपयोग हो सकते हैं, यानी कि जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, मॉल है, मंदिर है, मस्जिद है, प्लेग्राउंड है, तो ये सभी जो है भवन में शामिल किए जाएंगे। भवन के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की दीवार भी हो सकती है। यहाँ पर आप दीवार के प्रारूप देख सकते हैं। इस प्रकार की दीवार है। सड़क के एक ही ओर कई अलग अलग इमारत एक साथ दिखाई देती हैं, जो दोनों ओर से साझा दीवारों से जुड़ी होती हैं और देखने में एक सतत संरचनाएं लगती है। यानी कि आप बहुत से देखेंगे गांव में, शहरों में ऐसे दो मकान होते हैं जिनकी जो दीवार है आपस में क्या जुड़ी हुई होती है। लगने में ऐसे लगता है कि एक ही दिए मकान है। तो ये इकाई जो है व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और संभव है अलग अलग समय बनी हो। बहुत बार आपने देखा होगा कि दो भाइयों हैं, उनके जो मकान हैं, उनकी जो दीवार है वो जॉइंट में ही होती है, जिसके कारण बाहर से लगने में हो सकता है कि ऐसा लगे कि एक ही है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है उनका भी इस तरीके से बना होता है कि लगने में एक जैसी ही लगती है। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाए गए हैं वहाँ भी कुछ इस प्रकार की स्थिति है। साथ ही अलग अलग परिवार के स्वामित्व या अधिकार में भी होती है कि हो सकता है अलग अलग परिवार या स्वामित्व में हो। ऐसे प्रकरण में भले ही पूरी संरचना और उससे जड़ी सभी इकाई देखने में एक ही इमारत लगती हो, लेकिन यदि उनका प्रवेश द्वार अलग अलग है तो ऐसी प्रत्येक इकाई को एक अलग भवन माना जाना चाहिए और एक अलग भवन नंबर दिया जाना चाहिए। मकान सूचीकरण का उद्देश्य उन सभी संरचनाओं की पहचान करना है जिसमें मनुष्य रह सकते हैं, यानी कि पंप हाउस, मंदिर, अनाज भंडार, खेतों में बनी अस्थायी झोपड़ी, इस तरह की जो अन्य संरचनाएं हैं जिसमें लोग रह सकते हैं, वो सभी यहाँ पर भवन माने जाएंगे और उनको आपको सूचीबद्ध करना है, उनको नंबरिंग आपको यहाँ पर देनी होगी। यदि संरचनाएं इतनी छोटी है कि उनमें कोई व्यक्ति नहीं रह सकता तो उन्हें भवन मानने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ देखेंगे आप जो पान का केबिन है, प्रेस है, डेयरी है, चाय की जो टपरी लगी होती है, उनमें रह नहीं सकता तो उन्हें यहाँ पर आपको भवन नहीं मानना है, उन्हें नंबरिंग भी आपको नहीं देनी है। नेक्स्ट है जनगणना मकान। तो जनगणना मकान एक भवन या भवन का एक भाग है जो कि एक अलग इकाई के रूप में पहचाना जाता है। किसी इकाई को जनगणना मकान के रूप में पहचानने के लिए निम्न स्थितियों पर एक साथ विचार करना चाहिए कि कब हम उन्हें जनगणना मकान के रूप में माने किसी इकाई को। सबसे पहला है कि पृथक और स्वतंत्र मुख्य प्रवेश द्वार होना चाहिए। जो उसका जो प्रवेश द्वार है वह स्वतंत्र हो, सड़क, साझा आंगन, सीढ़ियां आदि में खुलता हो, जहां मकान नंबर डालने या गणना करने के लिए प्रगणक की स्वतंत्र पहुंच संभव हो।
यानी कि जनगणना मकान, आपको ध्यान है कि इस मकान नंबर डालने के लिए भी आपको अंदर जाना होगा, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रगणक की क्या है, स्वतंत्र पहुँच होनी चाहिए। अधिकार या स्वामित्व की भी बात, और उनका उपयोग कि आवासीय, गैर आवासीय, मिश्रित उपयोग है। एक पूरा भवन जो है एक जनगणना मकान हो सकता है, और एक भवन में एक से अधिक जनगणना मकान भी हो सकता है। कब? कि यदि प्रत्येक संगठक इकाई का एक पृथक स्वतंत्र प्रवेश द्वार हो और प्रत्येक इकाई अलग अलग व्यक्तियों के अधिकार में हो। यानी कि तो यहाँ पर आप देखेंगे एक भवन हमने बनाया है, इसका मुख्य प्रवेश द्वार इसका यहाँ पर है, और इसके अंदर दो इकाई हैं, इकाई 1 नंबर ये रही और इकाई 2 है, और इन दोनों इकाई के पृथक स्वतंत्र प्रवेश द्वार यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, और प्रत्येक जो इकाई है अलग अलग व्यक्तियों के स्वामित्व में। यानी कि यहाँ पर एक जो इकाई है यह ए के स्वामित्व में है, और ये जो है 2 नंबर ये बी के स्वामित्व में, तो यहाँ पर तब भी जनगणना मकान 2 माने जाएंगे। दूसरा केस है कि प्रत्येक इकाई का एक पृथक स्वतंत्र प्रवेश द्वार है, दोनों के अलग अलग है, और अलग अलग इकाई का अलग अलग उपयोग किया जा रहा है, भले ही एक व्यक्ति के अधिकार में हो। तो यहाँ पर जैसे ये 2 मकान हैं, और ये दोनों मकान के जो ओनर है, दोनों का ओनर यहाँ पर कौन है, ए व्यक्ति है, लेकिन दोनों का उपयोग है वह अलग अलग कर रहे हैं। जैसे किराए पर दे रखा है, कोई अदर उपयोग में ले रखा है, या कोई इसमें दुकान चल रही है, वह कोई अलग व्यक्ति काम में ले रहा है, तो तब भी यहाँ पर क्या है, 2 जनगणना मकान माने जाएंगे। अब प्रवेश द्वार का जो अर्थ है वह संरचनाओं के प्रवेश द्वार से है, परिसर में प्रवेश से नहीं है। कैसे है कि जैसे एक यह हमने भवन बनाया, ये परिसर है पूरा का पूरा, इस परिसर का यह प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश से नहीं मानना है जो इसके अंदर जो अलग अलग संरचनाएं बन रही है। जैसे हमने यहाँ पर 1, 2 और ये 3 संरचनाएं बना दी है, तो इन तीनों संरचनाओं के प्रवेश द्वार से मतलब है किसका, जनगणना मकान का। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका मतलब है एक ही परिसर में एक से अधिक यदि संरचनाएं बन रही है, हमने अभी देखा, तो पृथक पृथक प्रवेश द्वार जो साझा क्षेत्र में खुलते हैं, यदि वह अलग अलग व्यक्तियों के अधिकार में है तो अलग अलग भवन और जनगणना मकान माने जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक परिसर है, इस परिसर के अंदर 3 संरचनाएं बनी हुई है, और इन तीनों जो संरचनाएं हैं इनके जो प्रवेश द्वार है वो एक साझा क्षेत्र में खुल रहे हैं, और इसके जो स्वामित्व की बात करें यह अलग अलग व्यक्तियों के स्वामित्व में है, ए, बी और सी, तो यहाँ पर अलग अलग भवन माने जाएंगे और अलग अलग ही जनगणना मकान मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पर 1 नंबर, जैसे भवन नंबर दिया 1, इसका 2 देना है, इसका 3 देना है, और जनगणना मकान इनमें क्या है, एक एक जनगणना मकान हो गए हैं। ठीक है, अगली कंडीशन है कि एक ही व्यक्ति के अधिकार में है। जैसे यहाँ पर हमने एक परिसर बनाया है, इस परिसर में यहाँ पर 3 संरचनाएं हैं, और तीनों संरचनाएं जो हैं एक ही व्यक्ति के अधिकार में, ए व्यक्ति है जिसके अधिकार में है, और सभी का रहने के लिए ही उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक भवन मानेंगे और एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। यदि रहने के लिए, दुकान के लिए और पशु के लिए अलग अलग उपयोग हो रहा है तो एक भवन माना जाएगा, और अलग अलग उपयोग वाले अलग अलग जनगणना मकान, यानी कि 3 है तो यहाँ पर 3 जनगणना मकान माने जाएंगे। क्लियर है? सभी संरचनाओं का यदि एक ही प्रवेश द्वार है, जैसे यहाँ पर हमने एक परिसर बनाया, इस परिसर में 3 संरचनाएं दी, और तीनों सभी संरचनाओं का यहाँ पर जो है एक ही प्रवेश द्वार है, तो एक भवन और एक ही जनगणना मकान मानी जाएगी। भवन के लिए जो मेन है वह है छत। छत होना आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंडर जमीन है, तो यहाँ पर इसकी कोई छत नहीं है, तो यह मकान या भवन नहीं मानी जाएगी। भवन के लिए छत का होना आवश्यक है। भवन और जनगणना मकान की पहचान कैसे करें, तो यहाँ पर डायग्राम दिखाए गए हैं। पहला डायग्राम है, यहाँ पर देखेंगे एक ही प्रवेश द्वार है, तो यहाँ पर एक भवन और एक जनगणना मकान माना जाएगा।
भवन जो है वह शंक्वाकार भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी यदि प्रवेश द्वार हमें देखना है तो एक भवन एक जनगणना मकान माना जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है डायग्राम। तो यहाँ पर इस डायग्राम का देखेंगे, यहाँ पर एक साझा छत है यहाँ पर इसकी, तो एक भवन माना जाएगा। अब यदि ऊपर के हम पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में यहाँ पर जो सीढ़ियाँ यदि बाहर की तरफ होती डायरेक्ट खुलती तो यहाँ पर दो जनगणना मकान हो जाते। यदि ये सीढ़ियाँ जो है अंदर से ही आ रही है तो यहाँ पर जनगणना मकान भी कितने हो जाएंगे, एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 6 भवन दिखाए गए हैं। इन 6 भवनों के केस में 4 भवन तक तो आप क्लियर है कि एक ही भवन है इन चारों में और एक ही जनगणना मकान है। पांचवें की बात करें तो पांचवें में जो है एक भवन है और जो जनगणना मकान है वह जनगणना मकान कंडीशन पर डिपेंड करेगा। यदि एक ही परिवार द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है रहने के लिए तो तब परिवार जो भवन संख्या है तो वह तो एक ही रहेगी और जो जनगणना मकान है वह यहाँ पर एक ही रहेगा। लेकिन यदि अलग अलग व्यक्ति से काम ले रहे हैं यानी कि 2 परिवार रह रहा है तो यहाँ पर 2 जनगणना मकान माना जाएगा और भवन जो है एक माना जाएगा। भवन 6 की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इनके रास्ते हैं, इनका आप रास्ता दे सकते हो अंदर से, क्योंकि बाहर से इसका कोई रास्ता नहीं आ रहा है। तो जब रास्ता अलग नहीं है और तो उस कंडीशन में क्या है, भवन तो एक माना जाएगा और जो यहाँ पर जनगणना मकान है वह कितने माने जाएंगे, यहाँ पर एक ही माना जाएगा। लेकिन यदि अलग अलग उपयोग हो रहा है, अलग अलग के स्वामित्व में है, किराए पर है, तो उस कंडीशन में जनगणना मकान भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर भवन और जनगणना मकान की पहचान में ही यहाँ पर एक डायग्राम, एक संरचना दिखाई गई है जिस संरचना में बताया गया है कि जो छत है वो एक है, यानी कि जो भवन है वह तो केवल क्या है, एक है। इस भवन के यहाँ पर पार्टिसिपेशन किए गए हैं, 2 पार्टिसिपेशन किए गए हैं, जिसमें क्या है कि एक पार्टिसिपेशन तो एक व्यक्ति के स्वामित्व में है और दूसरा दूसरे के स्वामित्व में है। तो यहाँ पर इसके क्या हो जाएगा, एक भवन और 2 जनगणना मकान माने जाएंगे, यानी कि जो स्वामित्व है उसके आधार पर यहाँ पर जनगणना मकान कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक छात्रावास, होटल आदि के मामले में भले ही प्रत्येक कमरे का जो दरवाज़ा है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है, एक साझा बरामदे, सीढ़ी, आंगन या साझा हॉल में खुलते हैं, तो ऐसे पूरे छात्रावास को एक जनगणना मकान माना जाएगा। परिसर के अंदर हॉस्टल के साथ अन्य संरचनाएं जिनका उपयोग वार्डन के निवास तथा रसोइये के निवास के रूप में किया जाता है, तो एक भवन 3 जनगणना मकान काउंट किए जाएंगे। भवन तो क्लियर है, एक ही माना जाएगा, लेकिन यदि एक में कोई रसोइया रह रहा है और एक में यदि कोई वार्डन रह रहा है और एक में छात्रावास चल रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जनगणना मकान 3 हो जाते हैं। एक परिसर में एक परिवार द्वारा उपयोग में लाई जा रही 4 संरचनाएं मुख्य आवास है, शौचालय है, रसोईघर है और बैठक है। तो यहाँ पर भवन और जनगणना मकान कितनी मानी जाएंगी। इस कंडीशन में यदि एक परिसर में एक परिवार के द्वारा ही इन सभी का उपयोग किया जा रहा है तो एक भवन और एक ही जनगणना मकान मानी जाएगी। और यदि इस संरचना में से किसी अन्य परिवार के द्वारा भी उपयोग में लिया जा रहा है तो उसे अलग भवन देंगे और अलग ही यहाँ पर क्या है, जनगणना मकान दिया जाएगा। एक परिसर में आवास, रसोई, पशु शेड और वर्क शेड के रूप में एक परिवार के द्वारा उपयोग की जाने वाली यहाँ पर 4 संरचनाएं आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें आप देखेंगे तो इसे एक भवन माना जाएगा। साथ ही साथ जनगणना मकान की बात करें तो मुख्य आवास और रसोई घर को एक यूनिट मानते हुए एक जनगणना मकान, पशु शेड को 2 और वर्क शेड को 3। तो यहाँ पर एक भवन और 3 जनगणना मकान काउंट किए जाएंगे।
लेकिन अब यदि इसी में बात करें कि वर्क शेड का जो उपयोग है किसी अन्य परिवार के द्वारा किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है भवन यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि एक परिसर में 4 संरचनाएं दी गई है और इनमें से जो वर्क शेड है उसका उपयोग किसी अन्य परिवार के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसी संरचना जो है एक अलग भवन और एक अलग जनगणना मकान मानी जाएगी, यानी कि 2 भवन हो जाएंगे और 3 जनगणना मकान माने जाएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि यहाँ पर एक परिसर में 3 संरचनाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। इन तीनों संरचनाओं में आप देखेंगे कि एक तो मुख्य आवास की है, एक गैराज की है और एक नौकर का आवास है। 2 संभावनाएं दी गई है कि नौकर जो है वह मालिक के परिवार से भोजन नहीं लेता, तो उस कंडीशन में भवन तो एक माना जाएगा और 3 जनगणना मकान मान जाएंगे, क्योंकि नौकर जो है उसको यहाँ पर क्या है, अलग परिवार माना जाता है और गैराज की यहाँ पर अलग हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर कितने जनगणना मकान हो गए, 3 हो गए। यदि नौकर मालिक के मकान से ही भोजन लेता है तो यहाँ पर रसोई क्या है, साझा हो जाएगी, तो उस कंडीशन में भवन तो एक ही रहेगा, लेकिन जो जनगणना मकान है वह यहाँ पर 2 काउंट किए जाएंगे, क्योंकि वह परिवार का सदस्य गिना जाएगा और मुख्य आवास और नौकर का आवास दोनों मिलाकर एकल जनगणना मकान गठित करेंगे।